Now the next topic that we are going to discuss is measurement system analysis. Okay, so this is also an important part. Okay, so we are going to discuss it. So measurement system analysis is defined as an experimental and mathematical method of determining the amount of variation that exists within a measurement process. जिस तरीके से आप परफॉर्मेंस चेक करते हैं ना, अब यहाँ पर क्या है, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, है ना। अगर इनपुट अच्छी क्वालिटी का होगा और प्रोसेस भी बेहतरीन क्वालिटी की होगी, रिगरस होगी, तो आउटपुट ऑटोमेटिकली अच्छा निकलेगा। ठीक है, जैसे IIM अहमदाबाद या IIT दिल्ली या IIT बॉम्बे या MIT, इनके टॉप प्लेसमेंट क्यों होते हैं? क्योंकि इनपुट बेहतरीन क्वालिटी का है, उसके बाद प्रोसेस रिगरस है, तो ऑटोमेटिकली जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है, मींस बेटर, एक्सीलेंट होगा, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करते हैं, इसमें सिस्टम की एनालिसिस करते हैं, मींस इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों ही आप चेक करेंगे। ठीक है, तो इज डिफाइंड एज एन एक्सपेरिमेंटल एंड मैथमेटिकल मेथड of determining the amount of variation that exists within a measurement process। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, इसमें एक्सपेरिमेंटल या मैथमेटिकल मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए? टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वेरिएशन, किस लेवल पर वेरिएशन हो रहे हैं, कहां पर वेरिएशन आ रहा है, किन किन सिनेरियो में वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, दैट एग्जिस्ट विद इन अ मेजरमेंट प्रोसेस। ओके, तो वेरिएशन इन द मेजरमेंट प्रोसेस कैन डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू आवर ओवरऑल प्रोसेस वेरिएबिलिटी, कि हमारी ओवरऑल प्रोसेस में कितना वेरिएशन आ रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको भी हम इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब ओवरऑल मैंने जैसे बताया ना कि देयर आर एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स या एन नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर गवर्निंग टू सम प्रोसेस, है ना। तो अब किसी प्रोसेस को कह सकते हैं कि गवर्न करने वाले, कंट्रोल करने वाले, या एक तरीके से कह सकते हैं रिप्रेजेंट करने वाले, देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना। तो उन फैक्टर्स का क्या क्या वेरिएशन आ रहा है, उन फैक्टर्स का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी प्रोसेस में, इसको चेक करते हैं, या किसी सिस्टम में इसको चेक करते हैं मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस से। ठीक है, तो MSA इज यूज्ड टू सर्टिफाई द मेजरमेंट सिस्टम फॉर यूज बाय इवेल्युएटिंग द सिस्टम्स एक्यूरेसी, सिस्टम कितना एक्यूरेट है, प्रिसीजन क्या है, एंड प्रिसाइज कितना है, और स्टेबिलिटी कितनी है ना। एक्यूरेटली मींस हाउ मेनी टाइम्स, जैसे मैंने बताया ना कि आज के टाइम में अब जैसे जो बिस्किट्स है ना, तो बिस्किट की डाई आप देखिए, पहले जो वेरिएशन देखने को मिलते थे अब उतने नहीं है। तो क्या है, मींस एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ गई है ना। नीडल बनाया और उसमें जो है अगर कह सकते हैं कि होल नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, या नेल बनाई और नेल में टिप नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि उसका कोई मीनिंग नहीं रह गया ना। तो एक्यूरेसी नहीं है, तो एक्यूरेसी, प्रिसीजन, है ना, प्रिसाइज एंड स्टेबिलिटी, ये चेक करने के लिए सिस्टम में आप MSA करते हैं, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो आप अगर देखें जो हमने पिछला पढ़ा था कि ये जो प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस है, दैट इज डीलिंग विद ओनली प्रोसेस, है ना। और जो हमारा ये सिस्टम एनालिसिस है, ये बेसिकली किसको डील करता है? तीनों को कंसीडर करता है एज ए सिस्टम, मींस होल सोल एनालिसिस ऑफ सिस्टम बेस्ड ऑन द कितना एक्यूरेट है वो सिस्टम, आउटपुट को डिलीवर करने में कितना प्रिसाइज है वो जो सिस्टम है, ठीक है, आउटपुट को डिलीवर करने में, और कितना स्टेबल है। ठीक है, तो इसमें हम तीनों चेक करते हैं, इनपुट, प्रोसेस एज वेल एज आउटपुट, और उसमें वेरियस जो पैरामीटर्स हैं उनका हम इम्प्लीकेशन देखते हैं। ओके, तो अब इसमें क्या क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। अब मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस कंसीडर्स द फॉलोइंग। ठीक है, क्या क्या कंसीडर करता है? फर्स्ट इज द सेलेक्टिंग द करेक्ट मेजरमेंट एंड अप्रोच। ओके, तो करेक्ट मेजरमेंट क्या होता है? बेसिकली जो भी मीन कस्टमर डिसाइड करे, ठीक है, जो भी कह सकते हैं आउटपुट कस्टमर चाहे, ठीक है, या जो इंडस्ट्री में बेहतर हो, ठीक है, जो आपका कंपटीटर ना दे पाए लेकिन आप डिलीवर कर पा रहे हो। जैसे एप्पल या सोनी क्या डिलीवर करते हैं, कह सकते हैं ना, क्वालिटी या वैल्यू, वो वैल्यू मैक्सिमम परसीव्ड वैल्यू देते हैं जो कस्टमर को किसी और प्रोडक्ट में कहीं भी नहीं मिलती। ठीक है, तो सेलेक्टिंग द करेक्ट मेजर्स एंड अप्रोचेस, है ना। तो बेसिकली क्या हम कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, है ना, तो जो डिलीवर कर रहे हैं वो क्या होंगे, हमारे मेजर्स होंगे। ठीक है, और उनको हम फर्दर क्या करते हैं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट भी करते हैं सिस्टम में। ठीक है, एसेसिंग द मेजरिंग डिवाइसेस, अब उसको जो मेजर्स हैं उनको हम किस तरीके से मेजर करेंगे, है ना। तो मेजरिंग डिवाइसेस कौन से टूल है जो कि हम अप्लाई करेंगे मेजरमेंट में। ठीक है, जब परफॉर्मेंस चेक करते हैं आपकी,
ठीक है, तो आपका क्या करते हैं, हम एग्जाम लेते हैं, एग्जाम में हम ये चेक करते हैं कि आपने जितना पढ़ा था वो आपको कितना रिटेन रहा, कितना आपको समझ में आया, कितना अच्छा आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। आप देखते हैं ना कि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि कितनी इन डेप्थ आपने पढ़ाई की है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, अब जैसे पीसीएस या आईएएस का एग्जाम होता है यूपीएससी का, तो उसमें देखिए ना कि हर तरीके से जो है वो आपकी कह सकते हैं जो थिंकिंग है उसको मैप करने की कोशिश करते हैं, मेजर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला जो होगा वो स्क्रीनिंग होगा, तो स्क्रीनिंग में क्या पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव दे देंगे। ऑब्जेक्टिव मीन्स इन डेप्थ आपको कितना पता है किसी सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि इन डेप्थ में कहीं से भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इवन उसमें रीजनिंग भी अप्लाई कर सकते हैं और भी इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा वो जब कह सकते हैं दूसरी स्टेज होती है ना रिटेन की, तो रिटेन में वो देखते हैं कि आपकी कह सकते हैं सिंथेसिस, एनालिटिकल एबिलिटी और बाकी सारी चीजें कितनी मतलब कह सकते हैं कि आपको कितनी ज्यादा नॉलेज है किसी सब्जेक्ट की, इन डेप्थ है ना। तो जीके के जो पेपर होते हैं ना, जीके के पेपर पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया, वो पेपर्स भी सब्जेक्टिव कर दिए। ठीक है, कि इन डेप्थ आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में कितना पता है, आप कितना एलोबरेट कर पाते हो, ठीक है, कितना डिस्क्राइब कर पाते हो, तो सब्जेक्टिव नॉलेज चेक कर ली। और उसके बाद इंटरव्यू में इंटरपर्सनल स्किल और आपका कम्युनिकेशन स्किल और आपका अटायर और बाकी सारे लुक्स, उसके बेसिस पर आपको जज किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली एसेसिंग द मेजरिंग डिवाइसेस है ना, तो जो आपके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो कि आपको मेजर करने हैं, ठीक है, उनके लिए कौन कौन से टूल या कौन कौन सी डिवाइसेस होंगी जो कि बेटर होंगी, उनको एक्सेस करना। ओके, नेक्स्ट इज द असेसिंग द प्रोसीजर्स एंड ऑपरेटर्स है ना। प्रोसीजर्स मींस कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं और कौन उसे ऑपरेट करेगा। ठीक है, ऑपरेटर भी तो होना चाहिए ना, जो कह सकते हैं एक तरीके से कह सकते हैं इवेल्युएटर, बेसिकली जो उसको इवेल्युएट करेगा है ना, चेक करेगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेंगे कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हम जो है चेक करेंगे। जैसे मशीनरी का मैंने बताया था ना, जब टीपीएम अप्लाई करते हैं, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, तो क्या करते हैं, मशीन को कह सकते हैं आइडियल कंडीशन में काम करने देते हैं, और काम करने देते समय हम उसका जो पैटर्न है उसको हम नोट करते जाते हैं कि ये मशीन जो ब्रेकडाउन हो रही है वो कितनी यूनिट बनाने के बाद हो रही है, किस किस सिनेरियो में हो रही है ना। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको बनाते हैं, ऑपरेटर को, क्योंकि वही मशीन के सबसे ज्यादा क्लोज है। तो बेसिकली जो इवेल्युएट करने का काम है वो कौन करेगा, ऑपरेटर करेगा। ठीक है, तो असेसिंग द प्रोसीजर्स एंड ऑपरेटर्स। नेक्स्ट इज असेसिंग एनी मेजरमेंट इंटरेक्शंस। अब मेजरमेंट इंटरेक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली जो इंटरवीनिंग वेरिएबल होते हैं, मीडिएटिंग वेरिएबल होते हैं, उनको हमें देखना है ना कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस मेजरमेंट में एक तरीके से कह सकते हैं डेविएशन आ रहा है या कुछ इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, so that comes under this category, assessing any measurement interaction. Next is calculating the measurement uncertainty of individual measurement devices and the measurement system. अब uncertainty भी कैलकुलेट करते हैं, जो आपके मैंने बताए थे नेचुरल वेरिएबल्स और आपके असाइनेबल वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, उनका क्या इंपैक्ट पड़ता है, नेचुरल क्या होते हैं, अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स, और आपका जो असाइनेबल कॉजेज होते हैं वो क्या होते हैं, कंट्रोलेबल वेरिएबल्स। तो कैलकुलेटिंग द मेजरमेंट अनसर्टेनिटी ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट डिवाइसेस एंड द मेजरमेंट सिस्टम। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, सिस्टम के जो पैरामीटर्स हैं उनको डिफाइन करते हैं। ठीक है, बाइफरकेट करते हैं अलग अलग कैटेगरी में, जैसा आप बेसिकली रिसर्च की फील्ड में करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट एंड मैथमेटिकल मॉडल है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं आप, पहले डिपेंडेंट वेरिएबल निकालते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकालते हैं, और उसके बीच में मीडिएटिंग या इंटरवीनिंग वेरिएबल निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हर वेरिएबल को हमें किस तरीके से टेस्ट करना है वो हम देखेंगे, किसको हमें रिस्पॉन्सिबल बनाना है वो हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद किस टूल के थ्रू हमें जो है एनालाइज करना है वो हम अप्लाई करेंगे, और करेक्ट मेजरमेंट एंड अप्रोचेस। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग हम चेक क्या करेंगे, बेसिकली एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। और फर्दर इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो a measurement system analysis is a thorough assessment of the measurement process and typically include a specially designed experiment that seeks to identify the components of variation in that measurement process। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, thorough assessment of measurement process, बेसिकली जो सिस्टम है, ठीक है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट का कॉम्बिनेशन, उसको हम थॉरो असेसमेंट करते हैं, बाइफरकेट करके अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पैरामीटर का उनका आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है, उनका आपस में क्या एक तरीके से कह सकते हैं इम्पैक्ट पड़ रहा है ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस पर।
ठीक है, वो सब हम इसके थ्रू चेक करते हैं। तो MSA analyzes the collection of equipments, operations, procedures, softwares, personal that affect the assignment of a number to a measurement characteristic। ठीक है, ये देखिए कह रहा है ना कलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, है ना। सिस्टम क्या होता है, ओवरऑल जो कह सकते हैं सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करके, सिर्फ प्रोसेस नहीं देखेंगे बल्कि इक्विपमेंट्स, टूल हम कौन से यूज कर रहे हैं, ऑपरेशंस हमारा क्या है, ऑपरेशंस में क्या होता है कि रॉ मटेरियल क्या है और फिनिश प्रोडक्ट क्या है और वो किस प्रोसेस के थ्रू बन रहा है, प्रोसीजर्स, ठीक है। प्रोसेस को आप फर्दर सब प्रोसेसेस, एक्टिविटीज, सब एक्टिविटीज, इन सब में बाइफरकेट करके देखेंगे। सॉफ्टवेयर, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आजकल मशीनरी हम इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो सब टेक्नोलॉजी उस पर कितना इम्पैक्ट डाल रही है। जैसे पहले की जो असेंबली लाइन हुआ करती थी, तो पहले क्या था, मैनुअल असेंबली लाइन हुआ करती थी, है ना। तो कह सकते हैं कि जो असेंबली लाइन है उसमें पर्सन डिप्लॉय किए जाते थे और वो हाथ से ही उसको जो है कार को जोड़ा करते थे। फिर इसके बाद हुआ कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल किया जाने लगा, फिर इसके बाद रोबोटिक आर्म्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब आप देखिए तो कुछ मतलब कह सकते हैं कुछ मिनटों में ही एक कार बन करके तैयार हो जाती है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी आप कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्सनल, ठीक है। कोई कह सकते हैं ना कि जो ह्यूमन रिसोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, अब ह्यूमन रिसोर्स में भी दो कह सकते हैं ना कि स्किल्ड होता है, अनस्किल्ड होता है और सेमी स्किल्ड होता है। तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ज्यादा आपने एम्प्लॉय रखे हैं, काम कम हो पाता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि आप इफिशिएंटली, आपका जो सिस्टम है वो इफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली द पर्सनल दैट अफेक्ट्स द असाइनमेंट ऑफ अ नंबर टू द मेजरमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली आप जो सिस्टम को गवर्न करने वाले सारे पैरामीटर्स कंसीडर करते हुए आप इसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाई परफॉर्म मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। अब हम ये जो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस है ये हम क्यों करते हैं, क्या रीजन है, ठीक है। तो एन इफेक्टिव MSA प्रोसेस कैन हेल्प एश्योर दैट द डेटा बीइंग कलेक्टेड इज एक्यूरेट एंड द सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग द डेटा इज अप्रोप्रिएट टू द प्रोसेस, है ना। तो जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो एक्यूरेट है और जो सिस्टम कह सकते हैं जो डेटा को अप्रोप्रिएट टू प्रोसेस, है ना, जो प्रोसेस कर रहा है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो अप्रोप्रिएट, ठीक है। डेटा क्या होता है, अलॉट मेनी डेटा इज यूजिंग नाउअडेज, है ना, बिग डेटा भी हम डील कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम ये सब क्यों करते हैं, टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन, है ना, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके और ज्यादा से ज्यादा हमारी उस प्रोडक्ट की रीचेबिलिटी हो, हमारा रेवेन्यू जो टर्नओवर है वो ज्यादा से ज्यादा हो, हम अपने प्रोडक्ट में मैक्सिमम परसीव्ड वैल्यू प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। गुड रिलायबल डेटा कैन प्रिवेंट वेस्टेड टाइम, लेबर एंड स्क्रैप इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। अगर रिलायबल डेटा आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होगा, जो वेस्टेड टाइम है वो कम हो जाएगा, लेबर, स्क्रैप इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये सब खत्म हो जाएगा, मींस जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी खत्म हो जाएंगी अगर आप मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। अब रिलायबल डेटा क्या होता है, बेसिकली वो इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं, है ना। अभी कह सकते हैं ना सिक्स सिग्मा को क्या बोलते हैं कि इट इज अ डिसिप्लिन अप्रोच, डिसिप्लिन ओरिएंटेड अप्रोच, है ना, नाइदर ह्यूमन ओरिएंटेड अप्रोच। ह्यूमन ओरिएंटेड अप्रोच में क्या है कि चलिए मेरा फ्रेंड है और अगर उसकी वजह से कोई डिफेक्ट हो गया है या एरर हो गया है तो मैं उसको रिकॉर्ड ही नहीं करता हूँ, ठीक है, मेरा फ्रेंड है, मुझे उसको बचाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिसिप्लिन ओरिएंटेड अप्रोच है, मींस जो भी डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस में वो क्या होंगे, डिसिप्लिन ओरिएंटेड होंगे। इसलिए ऑपरेशंस जो स्ट्रीम है वो क्या है, डिसिप्लिन ओरिएंटेड है, ह्यूमन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है, ठीक है। जो भी डिफेक्ट हुआ है उसके ऑकरेंस कब कब हुए हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में हुए हैं, किस वजह से हुए हैं, उसके कॉजेज आइडेंटिफाई करना और अल्टीमेटली उन कॉजेज को एलिमिनेट करना, जिससे जिससे कि सिस्टम की जो एक्यूरेसी है वो इंप्रूव हो सके, ठीक है। जो प्रिसीजन है उसका इंप्रूव हो सके, जो स्टेबिलिटी है वो इंप्रूव हो सके, हर बार हमें यूनिफॉर्म प्रोडक्ट मिले कस्टमर के लिए, ठीक है। तो दैट इज नोन एज द मीन्स कह सकते हैं MSA का आउटकम है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, मैकडोनल्ड अब बर्गर प्रोड्यूस करता है, हर बार आप देखिए कंटिन्यूसली उनकी जो सप्लाई चेन है ना, कह सकते हैं जो उनकी असेंबली लाइन है उसमें क्या है, बर्गर असेंबल होता रहता है, ठीक है। तो बन कितना सिकना है, ठीक है, हर बार यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं है कि किसी कस्टमर को जला हुआ बन मिला है, किसी कस्टमर को जो है बिल्कुल बढ़िया बर्गर मिला है, ठीक है, क्रंची सा। उनका जो टिक्की है वो क्रंची होगी या जो मतलब जो भी वो पैटी यूज करते हैं, ठीक है, सॉसेज है वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, बराबर ही क्वांटिटी में हर बार पोर होगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट मीन्स कह सकते हैं एक तरीके से सिस्टम में स्टेबिलिटी है, ठीक है।
तो बेसिकली आपको क्या चेक करना है, गुड रिलायबल डेटा कैन प्रिवेंट, है ना, जो आपका रिलायबल डेटा है जो कि आप इस्तेमाल करेंगे वो क्या करेगा, वेस्टेड टाइम एलिमिनेट करेगा, लेबर एंड स्क्रैप इन मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो जो भी आपकी कह सकते हैं जो ड्रॉबैक्स हैं, जो लूप होल्स हैं, उन सभी को एलिमिनेट कर देता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एंड इनइफेक्टिव मेजरमेंट सिस्टम कैन अलाउ बैड पार्ट टू बी एक्सेप्टेड। अब जो मैंने आपको एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में बताया था ना, ठीक है, कि अगर इनइफेक्टिव मेजरमेंट सिस्टम आपने अप्लाई किया है तो हो सकता है कि आप जो है कुछ बैड पार्ट्स हैं, मीन्स जो कह सकते हैं वो रॉ मटेरियल जो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है उनको आप सेलेक्ट कर लें, एंड गुड पार्ट्स टू बी रिजेक्टेड, ठीक है। जो रॉ मटेरियल अच्छे थे वो आपने रिजेक्ट कर दिए, तो रिजल्टिंग इन द डिससेटिस्फाइड कस्टमर एंड एक्सेसिव स्क्रैप, है ना। तो अब इससे क्या होगा, मान लीजिए जिस कस्टमर के कह सकते हैं डेस्टिनी में वो प्रोडक्ट पड़ गया, तो उस वो क्या होगा, वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा या एक्सेसिव स्क्रैप निकलेगा। इन केस आपने जो है अपनी असेंबली लाइन में उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो वहां से आप हटाओगे तो आपको लॉस है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है कि जब आप मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, है ना, वो आपकी जितनी इफिशियंट होगी उतना डेविएशन कम होगा, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उतनी सिस्टम में एक्यूरेसी ज्यादा होगी, उतना ही प्रिसीजन ज्यादा होगा, ठीक है। तो MSA could have prevented the problem and assured that the accurate useful data was being collected, ठीक है। तो बेसिकली MSA could have prevented the problem, बेसिकली प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करता है, एंड assured that accurate useful data was being collected, ठीक है। जो डेटा है उसकी एक्यूरेसी ये कह सकते हैं कि एश्योर करता है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन व्हाई यू परफॉर्म द मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। नाउ नेक्स्ट, हाउ टू परफॉर्म द मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, ठीक है। तो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस परफॉर्म्ड टू evaluate a measurement system's capability, performance and amount of uncertainty regarding the values measured, ठीक है। अब सिस्टम की बात कर रहे हैं, मीन्स आप इसमें सारे कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, वेदर टेक्नोलॉजी हो, वेदर प्रोसेस हो, वेदर इनपुट हो, वेदर आउटपुट हो, ठीक है, वेदर ह्यूमन रिसोर्स हो, ठीक है। तो सारी चीजें आप कंसीडर करेंगे। तो MSA इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस परफॉर्म टू इवेल्युएट अ मेजरमेंट सिस्टम्स कैपेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होता है, कितना डेविएशन आ रहा है बिजनेस प्रोसेस में, किस किस सिनेरियो में चेंज हो रहा है। जैसे अभी मैंने बताया था ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अभी रिसेशन आया, रिसेशन के बाद आप देखिए फेसलिफ्ट कार, है ना, डीजल बंद ही कर दिया, डीजल बंद करने के बाद पेट्रोल और CNG वेरिएंट सभी लोग लॉन्च करने लगे। इवन आप देखिए विटारा ब्रेजा जैसी गाड़ी जो सबसे ज्यादा सेलिंग होती थी, अब वो पेट्रोल में और फर्दर अब CNG में आने वाली है, ठीक है। तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, क्या अनसर्टेनिटी है, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है उसमें इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द वैल्यूज मेजर्ड, ठीक है। We should review the measurement data being collected and the methods and tools used to collect and record the data, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले इसके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्शन, ठीक है। जितना आपका डेटा एक्यूरेट होगा उतना ही आपकी एनालिसिस एक्यूरेट होगी, ठीक है। एक अच्छा डेटा ही एक अच्छी एनालिसिस दे सकता है। तो वी शुड रिव्यू द मेजरमेंट डेटा बीइंग कलेक्टेड, है ना, जो आप डेटा आप इकट्ठा कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, वो उसको आप चेक करेंगे, ठीक है। तो वी शुड रिव्यू द मेजरमेंट डेटा बीइंग कलेक्टेड, द मेथड्स, किस तरीके से आप जो है डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से टूल हैं जो कि आप डेटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, टूल्स यूज टू कलेक्ट एंड रिकॉर्ड द डेटा। जैसे एक अच्छी रिसर्च कब मानी जाती है अच्छी, जब उसके सारे रिस्पोंडेंट्स कह सकते हैं मोटिवेटेड होकर के वर्क करें ना, है ना, या कह सकते हैं जो टारगेट ऑडियंस है वही उस रिस्पॉन्स को फिल करे। जैसे मान लीजिए आपने किसी कह सकते हैं सेल्स फोर्स एग्जीक्यूटिव के लिए आप उनका फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कितना वो सेल्स कर पाते हैं, उसकी आप फर्दर एनालिसिस कर रहे हैं। तो जो फील्ड में है लोग, अगर आप उनका इंटरव्यू करेंगे, ठीक है, अब इंटरव्यू मतलब सिर्फ क्वेश्चनेयर से नहीं है, इनकेस अगर कुछ वो एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं, कुछ और डेटा अगर वो देना चाहते हैं, उसके लिए विलिंगनेस है उनकी है, तो फिर आप क्या करेंगे कि उनसे दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू भी आप डेटा रिकॉर्ड करेंगे, है ना। जो आपका वेल सेट पैटर्न है, पहले तो आप एक क्वेश्चनेयर बना के ले जाते हैं, क्वेश्चनेयर फ्लोट करते हैं कि कम से कम इतना क्वेश्चनेयर तो भर ही दीजिए, ठीक है। अगर उससे भी ज्यादा कोई इंटरेस्ट दिखाता है तो क्या करते हैं, उससे कहते हैं भैया आप इंटरव्यू दे दो जरा, ठीक है। अब इंटरव्यू में क्या है कि अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में क्वेरी आ रही है वो भी आप उनसे पूछ रहे हैं,
ठीक है, तो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है कि डेटा जो आपने कलेक्ट किया है उसका मेथड क्या है, ठीक है, उसमें कौन कौन से टूल्स आपने इस्तेमाल किए हैं और वो किस लेवल तक इस्तेमाल किए हैं, उतना ज्यादा। अब आज अभी आप देखिए ना, कहा जा रहा है कि जैसे 350 है ना, 350 से ऊपर अगर सैंपल है तो उसमें आप कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छी एनालिसिस करने के लिए 350 का सैंपल बहुत बढ़िया माना जाता है आज के टाइम में रिसर्च की फील्ड में, है ना। तो द मेथड्स एंड टूल्स यूज टू कलेक्ट एंड रिकॉर्ड द डेटा। तो बेसिकली कौन कौन से टूल्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा कलेक्शन के लिए, डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और किस तरीके से आप जो डेटा है उसको रिव्यू कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, जो कह सकते हैं रिडंडेंट डेटा है, ऑब्सोलीट डेटा, उसको हटा रहे हैं, क्योंकि अननेसेसरी डेटा रखने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि वो क्या करता है एक तरीके से पूल, मतलब एक्स्ट्रा पूल ही क्रिएट करता है जो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कह सकते हैं ना वो स्क्रैप होता है आपके लिए। तो उसको आप क्या करें, जो ऑब्सोलीट डेटा है उसको टाइम टू टाइम हटाते हुए चलें। ठीक है, तो इसके लिए आप चाहें तो वो जो क्लाउड कंप्यूटिंग में पढ़ा रहा हूँ ना सब्जेक्ट, उसके थोड़ा सा वीडियो रेफर कर सकते हैं अगर फर्दर इसमें आपको इंटरेस्ट है तो। ठीक है, आवर गोल इज टू क्वांटिफाई द इफेक्टिवनेस ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम, एनालाइज एंड वेरिएशन इन द डेटा एंड डिटरमाइन इट्स लाइकली सोर्स, है ना। तो गोल क्या है बेसिकली, क्वांटिफाई द इफेक्टिवनेस ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है, जो आपका कह सकते हैं जो मेजरमेंट सिस्टम है उसको इफेक्टिवनेस को क्वांटिफाई करना, आपको हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो होता है ना कि आपका एसटी लिया और फिर इसके बाद पीयूटी लिया और उसके बाद फिर आप यूटी को अपियर करते हैं। ठीक है, तो क्यों करते हैं, हम आपकी इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं, उसको क्वांटिफाई करते हैं कि जितना भी आपने पढ़ा है तो उसमें कितने नंबर आए हैं, इसका मतलब है कि इतना स्कोर है, इसका मतलब है कि हाँ बेहतर है। जैसे 75% से ऊपर नंबर है, इसका मतलब है कि हाँ आपने काफी अच्छे से पढ़ा है। 60% तो ठीक है, फिर 50% है, इसका मतलब है कि आपको कम समझ में आया है। 40% है, इसका मतलब है कि फिर बाकी की कैटेगरी है ना। तो बेसिकली क्या है, आर गोल इज टू क्वांटिफाई द इफेक्टिवनेस ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम, की जो आपका मेजरमेंट सिस्टम है वो कितना इफेक्टिव है, उसको आप क्या करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं द वेरिएशंस इन द डेटा एंड डिटरमाइन इट्स लाइकली सोर्सेज। ओके, तो these all you may done through the this MSA। ठीक है, तो हाउ टू परफॉर्म MSA। तो बेसिकली अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, कौन कौन से ये आपका फर्दर हम क्या करते हैं इसमें। The next is we need to evaluate the quality of the data being collected in regards to location and width variation, है ना। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो क्वालिटी ऑफ डेटा है जो हमने इकट्ठा किया है उसको हम चेक करते हैं पर्टिकुलर लोकेशन या विड्थ वेरिएशन के हिसाब से। ठीक है, डेटा कलेक्टेड शुड बी इवेल्युएटेड फॉर बायस, स्टेबिलिटी एंड लीनियरिटी। ठीक है, बायस क्या होता है, वो फैक्टर, अब जैसे मान लीजिए कस्टमर है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप पूछना चाह रहे हैं, वो भले ही आपसे जो है डिससेटिस्फाई है, लेकिन बायस अगर वो नेचर का है तो वो क्या करेगा, आपको बढ़िया ही फीडबैक देगा। ठीक है, और अल्टीमेटली पीठ पीछे जो है आपकी बुराई करेगा, और अल्टीमेटली आप देखिए जो कह सकते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ, उसके थ्रू आप आजकल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, कस्टमर को ही एक अपना सेल्स पर्सन की तरह यूज करते हैं। जैसे होता है ना स्विगी जोमेटो वगैरह में क्या होता है, रेटिंग करते हैं, तो रेटिंग करने के बाद कस्टमर को बोलते हैं ना कि आप इस प्रोडक्ट को भी रेट कर दीजिए, रेस्टोरेंट को रेट कर दीजिए, और स्विगी जोमेटो जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने मंगाया है उसको रेट कर दीजिए। तो ये बेसिकली क्या है, अब रेटिंग अगर बायस्ड है तो इसका क्या मतलब है कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसकी कहीं ना कहीं जो इफेक्टिवनेस है या एफिशिएंसी है उस वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। तो डेटा कलेक्टेड शुड बी इवेल्युएटेड फॉर बायस, क्या कहीं पर उसमें बायसनेस है, स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी है उसमें डेटा में या नहीं है, लीनियरिटी है या नहीं है। लीनियरिटी क्या होता है, जो उनका आपस में इंटर रिलेशनशिप है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप। तो लीनियरिटी के लिए भी चेक करते हैं कि उनका आपस में जो वेरिएबल्स हैं उनका आपस में क्या कोरिलेशन है। ठीक है, तो द प्रोसेस, द टूल्स बीइंग यूज्ड लाइक गेजेस। ठीक है, गेजेस क्या होते हैं, वो कह सकते हैं पैरामीटर्स, है ना, फिक्सचर्स, इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। तो प्रोसेस को चेक करने के लिए जो टूल आपने इस्तेमाल किए हैं, एंड द ऑपरेटर्स आर इवेल्युएटेड फॉर द प्रॉपर डेफिनेशन, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी।
तो ये देखिए रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये सब पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर आप चेक करते हैं कि जो आपका सिस्टम है वो कितना एक्यूरेट है, कितना प्रिसाइज है, उसमें कितना रिपीटेबिलिटी है, कितनी बार जब आप प्रोसेस मतलब प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सेम बन रहा है। जैसे मैंने बताया ना कि मैकडोनाल्ड का जो बर्गर है वो हर बार हर कस्टमर को सेम मिलेगा अगर वो एक बर्गर कोई एक पर्टिकुलर जो भी उनका सेगमेंट है वो ऑर्डर करता है तो ठीक है। तो रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ठीक है, दोबारा से कितना रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था ना, कार में आजकल क्या होता है, रीमैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट चल पड़ा है। ठीक है, रिफर्बिश प्रोडक्ट का कार है, सेलफोन्स है, या जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो उनमें कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी सेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। ठीक है, तो उन कंपोनेंट्स को निकाल करके और फर्दर हम रिफर्बिश प्रोडक्ट बना देते हैं, नई कैटेगरी बना दी है रिफर्बिश। तो रिफर्बिश में क्या है, वो जो यूज्ड कंपोनेंट है उनका जिनकी सेल्फ लाइफ ज्यादा है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कार है, कार में बैटरी टायर वगैरह तो पुराने हो जाते हैं और ये कह सकते हैं इनकी सेल्फ लाइफ कम होती है, लेकिन बाकी के जो है पार्ट जैसे इंजन है और बाकी के जो पार्ट्स हैं जो ज्यादा चल जाते हैं, जिनकी सेल्फ लाइफ ज्यादा है, तो उनको हम फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी, तो बेसिकली ऑल दीज विल बी कैलकुलेटेड थ्रू दिस मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। ओके, so this is all about this topic, that is measurement system analysis. Further many blocks are there, many material, a lot many material is there in Google or Wiki। ठीक है, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, कुछ ब्लॉग्स इसके बारे में पढ़ सकते हैं, और अगर आप कुछ और डिटेल चाहते हैं तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। इफ यू वांट, इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट, यू मे आस्क। No, sir. ओके, ठीक, थैंक यू।